इस वक्त पाकिस्तान में रात के 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और यहाँ लंदन की घड़ियों में शाम के 4 बजा चाहते हैं। पेशे खिदमत है हालात हाजरा का प्रोग्राम सैर भी। जुमेरात 13 अगस्त के सरबीन से मैं हूं जावेद चौधरी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज के गिर्द अमरीकी मौजूदगी को एक फौलादी दीवार करार देते हुए दावा किया कि ईरान इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब आबनाए हुर्मुज से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों की तादाद में गैर मामूली कमी देखी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग से पहले रोजाना तकरीबन 130 से 140 जहाज इस अहम आबी रास्ते से गुजरते थे, जबकि हालिया दिनों में ये तादाद इंतहाई कम होकर सिर्फ चंद जहाज़ों तक रह गई है। जानेंगे कि ईरान के मुबैना खतरे के पेश नज़र सदर ट्रंप का तैयारा तब्दील करने का खुफिया मिशन कैसे अंजाम दिया गया और खुफिया मुंतकली के बावजूद एयरफोर्स 1 में ट्रंप काबीना के 2 अहम अरकान क्यों सफर करते रहे। किसी हकीकी खतरे के बारे में मालूम था? खतरात तो मुझे हर वक्त उनकी फहरिस्त में मेरा नंबर 1 है, आपसे भी पहले। लेकिन अगर मैं जाऊंगा तो आप भी जाएंगे, ठीक है ना? रूस के शैडो फ्लीट के खिलाफ यूरोपीय ममालिक की कार्रवाइयों पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की यूरोपीय जहाजों को जब्त करने की धमकी। Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, корабельный пункт управления Тихоокеанского флота। हुसियों का सऊदी अरब से जारियत रोकने और नाकाबंदी खत्म करने का मुतालबा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने ईरान नवाज यमनी हौसी गिरोह के तर्जुमान याह्या सरी से मंसूब अकाउंट मुअत्तल कर दिया है, जबकि जनूबी लेबनान में इसराइली फौज की मौजूदगी के हवाले से इसराइली वजीर दिफा के बयान पर अमरीका ने अपने इत्तेहादी इसराइल पर गैर मामूली तनकीद की है। We will clear this area and ensure the security of the northern residents. And under no circumstances are we withdrawing, not in Lebanon, not in Syria, not in Gaza, from the security zones. See the Beaufort Ridge here after the tunnels there were destroyed. The IDF carried out a maneuver here. आलमी इदारा सेहत का कहना है कि अगर इबोला वायरस इसी रफ्तार से फैलता रहा तो ये इबोला की तारीख की मौलिक तरीन वबा साबित हो सकती है। We do not know whether this vaccine is efficacious against Bundibugyo disease in humans. The phase 3 trial is the best way to ensure a safe and effective vaccine is available as soon as possible. बासमती चावल के हुकूक हासिल करने की इंडियन अपील मुस्तरद। जानिए पाकिस्तान और इंडिया में बासमती चावल पर जंग कब और कैसे शुरू हुई। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी अदालत फेडरल कोर्ट ने पाकिस्तानी बासमती चावल के हक में फैसला दिया है और करार दिया है कि बासमती चावल सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह पर तारीखी तौर पर उगाया जाता है। वीरानी से आलमी मजहबी मरकज तक, सुनिए दुनिया की बड़ी और तारीखी मसाजिद में शुमार होने वाली भारत के शहर भोपाल में वाक़े ताजुल मसाजिद की कहानी। तो शुरू में तो नमाज होती थी जब शाहजहां बेगम आयात थी, उसके बाद जब इन लोगों ने सबने छोड़ दिया तो फिर यहाँ घोड़े गधे बनते थे, सुबह से लाके भैंसें लोग छोड़ देते थे और चरा के रात को ले जाते थे। और भोपाल में एक फ़कीर था जो नंगा फिरता था, कहता था नहीं बन सकती, नहीं बन सकती, ताजुल मसाजिद नहीं बन सकती, क्योंकि 50 साल बहुत होते हैं। बुद्ध मत के मुकद्दस तरीन मुकाम महाबोधि, जहाँ महात्मा बुद्ध ने रूहानी इल्म हासिल किया था, वहाँ अब हिंदू क्या कर रहे हैं? ये पूरी दुनिया के करोड़ों बुद्धिस्ट का मुकद्दस तरीन मुकाम है। यहीं पर महात्मा बुद्ध ने बुद्ध मजहब की बुनियाद रखी थी, लेकिन ये बौद्ध विहार या बुद्ध मंदिर एक तनाज़े की गिरफ्त में है। खुदकार गाड़ियों की आलमी दौड़ में चीन की पेशकदमी, तहफ़्फ़ुज़ और अवामी एतमाद के सवालात बरकरार। खुदकार यानी ऑटोनमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी की आजमाइश के लिए चीन तेजी से दुनिया का सबसे बड़ा आजमाइशी मरकज बन रहा है। 97 बरस की उम्र में तैयारे के परों पर चलने का हैरानकुन मुजाहिरा। बैटी ब्रोमज एक बार फिर दुनिया की मुअम्मर तरीन विंग वॉकर बन गई। बेटी फिर वापस आ गई है। 97 बरस की उम्र में भी वो एक बार फिर फजाओं का रुख कर रही हैं। मुझे जिंदगी वरना बोर लगने लगती है। जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आप यहाँ नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, और कभी कभी मुझे झुंझलाहट होने लगती है। इसके अलावा मजीद खबरें भी आज के सैरबीन का हिस्सा रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका को आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है और ईरान इस अमरीकी नाकाबंदी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर जारी पैगाम में आबनाए हुर्मुज़ की अमरीकी नाकाबंदी को फौलादी दीवार करार देते हुए कहा कि उनके ख्याल में अमरीका ये कंट्रोल बरकरार रखेगा। ट्रंप ने ईरान की अस्करी और मुआशी सूरत हाल पर भी सख्त अल्फाज में तबसरा करते हुए दावा किया कि ईरान के पास मौसर बहरिया या फिजाइया नहीं, ईरानी फौजियों को तनख्वाहें नहीं मिल रही और पासदारान इनकलाब बुरी तरह कमज़ोर हो चुके हैं। उनके मुताबिक ईरानी क़यादत की सूरत हाल भी गैर यकीनी है, जबकि मुल्क शदीद महंगाई और माली मुश्किलात का शिकार है। अमरीकी सदर ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि ईरान सिर्फ बातें करता है और अमली तौर पर कुछ नहीं करता। दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट रवा माह के आखिर में अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएंगी। ट्रंप के मुताबिक लीविट अपने कम उम्र बच्चों और ख़ानदान के साथ वक्त गुजारने के लिए ये जिम्मेदारी छोड़ रही हैं। ट्रंप ने कैरोलिन लीविट को अपने सबसे काबिल एतमाद मुआवनीन में से एक करार देते हुए कहा कि वो आइंदा भी उनकी अहम बैरूनी मुशीरों में शामिल रहेंगी और रिपब्लिकन पार्टी में एक बाअसर आवाज़ के तौर पर अपना किरदार अदा करेंगी। कैरोलिन लीविट का कहना है कि वो अगस्त के आखिर में अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएंगी ताकि वो अपने 2 बच्चों की परवरिश और उनकी देखभाल पर तवज्जो दे सकें। अगरचे सोशल मीडिया पर क्यास आराइयाँ की जा रही हैं कि उनके इस्तीफे का ताल्लुक एयरफोर्स 1 के खुफिया डिकाय मिशन से है, ताहम इन दावों की हिमायत में कोई सबूत मौजूद नहीं है। 28 साला कैरोलिन लीविट ने गुज़िश्ता साल वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी का ओहदा संभाला था और वो इस मनसब पर फाइज होने वाली कम उम्र तरीन शख्सियत थी। ताहम फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं किया गया कि उनकी जगह वाइट हाउस का नया प्रेस सेक्रेटरी कौन होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 7 और 8 जुलाई को तुर्की के दारुल-हुकूमत अंकारा में नेटो सरबराह इजलास में शिरकत के बाद तुर्की से रवानगी के दौरान एक इंतहाई खुफिया सिक्योरिटी ऑपरेशन के तहत अपना तैयारा तब्दील किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप को उनके सदारती तैयारे एयरफोर्स 1 से एक छोटे फौजी तैयारे में मुंतकिल किया गया, जबकि इस कार्रवाई को इस कदर खुफिया रखा गया कि वाइट हाउस के बाज़ अमले और उनके हमरा सफ़र करने वाले साफियों को भी इसकी इतला नहीं थी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इस खुफिया ऑपरेशन की वजह ईरान से मुतालिक एक काबिल एतबार ख़तरा था। एयरफोर्स 1 को मुबैना तौर पर बतौर डेकाए इस्तेमाल किया गया, जबकि सदर ट्रंप को एक कैटरिंग कंटेनर के ज़रिए दूसरे फौजी तैयारे तक पहुँचाया गया। सदर ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वो उन अफराद में शामिल हैं जिन्हें ईरान निशाना बनाना चाहता है। वाइट हाउस का कहना है कि सदर की हिफाजत के लिए हर दस्तयाब ज़रिया इस्तेमाल किया जाता है। ट्रंप की खुफिया तरीके से दूसरे तैयारे में मुंतकली से एयरफोर्स 1 में मौजूद साफ़ी और हत्ता के वाइट हाउस के अमले के अरकान भी ला इल्म रहे थे, मगर इस दौरान काबीना के 2 अरकान वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो और वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट को उस परवाज़ में मुंतकिल नहीं किया गया था जो सिक्योरिटी खदशात के बाइस ट्रंप को फराहम की गई थी। लिहाजा इन दोनों काबीना के मेंबरान ने एयरफोर्स 1 पर ही वापसी का सफ़र किया था। एयरफोर्स 1 का कॉल साइन ऐसे तैयारे के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें अमरीकी सदर मौजूद हों, लेकिन इस मौके पर ट्रंप की अदम मौजूदगी के बावजूद इस तैयारे को एयरफोर्स 1 ही पुकारा गया था और ये सब उस खुफिया कार्रवाई का हिस्सा था। तो आखिर ईरान के मुबैना खतरे के पेश नज़र सदर ट्रंप का तैयारा तब्दील करने का ये खुफिया मिशन कैसे अंजाम दिया गया और किस तरह उनके अपने अमले और साफियों को भी इस कार्रवाई से बेखबर रखा गया, इस बारे में सुनिए सायरा असमत की रिपोर्ट। उमर आफरीदी की ज़बानी। ये खुफिया वालों का काम है, मैं तो बस उनकी बात पर अमल करता हूँ। तो मैं सीक्रेट सर्विस और मिलिट्री के कहने पर चलता हूँ। उन्होंने मुझे दूसरी परवाज़ दूसरे जहाज़ पर जाने को कहा, दोनों की सेफ्टी बराबर है। मैंने वो किया जो उन्होंने कहा। बज़ाहिर सब कुछ मामूल के मुताबिक हुआ। सदर ट्रंप एयरफोर्स 1 में सवार हो रहे हैं, मगर ये एक चाल है। वो दरअसल बाएं जानिब नज़र आने वाले निस्बतन छोटे फौजी तैयारे में सफ़र करेंगे, हालांकि वो सवार तो बड़े तैयारे में हुए थे। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को एक कैटरिंग वैन में छुपाकर दूसरे तैयारे में पहुंचा दिया गया। इससे पहले नेटो सरबराही इजलास में वो ईरान से अपनी जान को लाहक खतरे का जिक्र कर चुके थे। अब मैं उन लोगों में सरे फहरिस्त हूँ जिन्हें ईरान मारना चाहता है। वो अच्छे लोग हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे परवाह नहीं है क्योंकि मैं तो अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ और शायद दूसरों से बेहतर तौर पर कर रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप हस्बे मामूल सबके सामने अपने तैयारे में सवार हुए।
इसी जहाज पर सवार होते सहाफियों और सदारती अमले की नज़रों से ओझल एयरफोर्स वन के अकब में खाना पहुंचाने वाला एक ट्रक खड़ा है। इसी कैटरिंग ट्रक में सदर ट्रंप छुपे हुए हैं। ट्रक उन्हें लेकर एक छोटे फौजी तैयारे C-32 तक ले जाता है। इसके बाद वो गुमनाम अंदाज में तुर्की से रवाना हो जाते हैं। एयरफोर्स वन भी उड़ान भरता है। तेल भरवाने के लिए दोनों तैयारे सफक में बरतानवी फिजाइया के एक हवाई अड्डे पर उतरे। BBC ने उस तैयारे की तस्वीर हासिल की हैं जिसने डोनाल्ड ट्रंप को खुफिया तौर पर बरतानिया पहुंचाया। नज़रों से ओझल वो उसी फौजी तैयारे से उतरकर एयरफोर्स वन में सवार हो गए ताकि लोग उन्हें वहां से उतरते हुए देखें। इसके बाद वो कतर से तोहफे में मिले तैयारे पर अमेरिका वापसी के लिए सवार हो गए। ये तैयारा भी खासा मुतनाज़ है क्योंकि ये कतरी तोहफा अब सदारती सफ़र के लिए इस्तेमाल हो रहा है, मगर तुर्की से बरतानिया तक का सफ़र डोनाल्ड ट्रंप ने इस तैयारे पर नहीं किया। इत्तलात थी कि इसमें मतलूबा सिक्योरिटी इंतजामात नहीं थे और अब इसे मज़ीद महफूज बनाने के लिए अपग्रेड किया जा रहा है। अब वो उसी तैयारे में सफ़र कर रहे हैं जिसमें सहाफ़ी भी मौजूद हैं। किसी हकीकी खतरे के बारे में मालूम था? खतरात तो मुझे हर वक्त उनकी फहरिस्त में मेरा नंबर 1 है, आपसे भी पहले। लेकिन अगर मैं जाऊंगा तो आप भी जाएंगे, ठीक है ना? अमेरिका वापस पहुंचने पर सदर ट्रंप को यकीन है कि वो सहाफ़ियों, अमेरिकी अवाम और अपने मुमकिना हमलावरों को चकमा देने में कामयाब रहे हैं। लेकिन अब तो सारी बात खुल गई है। व्हाइट हाउस का कहना है कि सदर की जान को लाहक खतरात से निमटने के लिए वो हर मुमकिन जरिए को इस्तेमाल करता है। रूस के शैडो फ्लीट के खिलाफ यूरोपीय ममालिक की कार्रवाइयों पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए यूरोपीय जहाज़ों को जब्त करने की धमकी दी है। पुतिन ने कहा कि अगर यूरोपीय ममालिक रूसी तिजारती जहाज़ों या उन पर मौजूद सामान को जब्त करते हैं तो मास्को भी जवाबी कार्रवाई करेगा। रूसी सदर ने मशरिक़ बईद में बहरी मशकों के दौरान गुफ्तगू करते हुए यूरोपीय इक़दामात को बहरी कज़ाकी करार दिया और कहा कि रूस ऐसे इक़दामात का जवाब देने पर मजबूर होगा। उनके मुताबिक मास्को वो तमाम इक़दामात करेगा जिन्हें वो ज़रूरी और मुनासिब समझे और ये कार्रवाई सिर्फ उसी इलाके तक महदूद नहीं होगी जहाँ रूसी जहाज़ों को निशाना बनाया गया हो। Морского права пытаются ограничить движение судов наших эконом-операторов. Мирно, подчеркну. А недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. वाज़ेह है कि यूरोपीय ममालिक रूस के शैडो फ्लीट से मुंसलिक समझे जाने वाले जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाई तेज़ कर रहे हैं। ये वो बहरी जहाज़ हैं जिन पर रूसी तेल की बैनुल-अक़वामी पाबंदियों से बचने और इसे आलमी मंडियों तक पहुँचाने में मदद देने के इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं। बाज़ जहाज़ गैर वाज़ेह मलकियत, मुख्तलिफ परचमों या पेचीदा रजिस्ट्रेशन के ज़रिए अपनी असल शनाख्त छुपाते हैं। रूस का मौक़िफ़ है कि ऐसे जहाज़ों को रोकना और उनका सामान ज़ब्त करना बैनुल-अक़वामी बहरी कवानीन और आज़ादाना जहाज़रानी की खिलाफ वर्जी है, जबकि यूरोपीय ममालिक का कहना है कि पाबंदियों से बचने वाले जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाई रूस की तेल से हासिल होने वाली आमदनी महदूद करने की कोशिश का हिस्सा है। पुतिन की ताज़ा धमकी के बाद रूस और यूरोप के दरमियान बहरी कशीदगी में मज़ीद इजाफे का खदशा भी है, ख़ुसूसन ऐसे वक्त में जब यूरोपीय ममालिक रूसी शैडो फ्लीट के खिलाफ निगरानी और कार्रवाइयों में इजाफा कर रहे हैं। यमन के ईरान नवाज हुसी ग्रोह ने सऊदी अरब से मुतालबा किया है कि वो यमन में जारियत रोकने, नाकाबंदी ख़त्म करने और अपनी फ़ौजी मुदाखलत का सिलसिला बंद करने का फ़ैसला करे। हुसियों की जानब से ये मुतालबा ऐसे वक्त में सामने आया है जब ग्रोह ने एक रोज़ कबल सऊदी मफादात पर मज़ीद हमलों का दावा किया था। हुसियों के ज़ेर इंतज़ाम सबा न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक गिरोह ने कहा कि सऊदी अरब के लिए अमन की राह अख्तियार करना ज़्यादा बेहतर होगा और इस फैसले के दोनों ममालिक के लिए मस्बत नताइज बरामद होंगे। बयान में सऊदी क़यादत में कायम इत्तेहाद की यमन में मुदाखलत को तनकीद का निशाना बनाते हुए दावा किया गया कि सऊदी अरब इस मुदाखलत के बाइस पहले ही नुकसान उठा चुका है। हुसियों ने खबरदार किया कि अगर फौजी कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो मुस्तकबिल में होने वाले नुकसानात इससे कहीं ज़्यादा हो सकते हैं। इससे एक रोज़ कबल हुसी जंगजुओं ने दावा किया था कि उन्होंने यमन के सरकारी कंट्रोल वाले इलाकों में एक सऊदी फौजी जहाज़ और सऊदी फौजियों को निशाना बनाया है। ये हमले खित्ते में बढ़ती
बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजर में सामने आए हैं। हुसी गिरोह ने गुज़िश्ता माह बहरा अहमर में सऊदी जहाज़ों के खिलाफ बहरी नाकाबंदी का ऐलान भी किया था, जिसके बाद खित्ते में समंदरी आमदोरफ्त और सऊदी अरब के साथ कशीदगी पर मजीद खदशात पैदा हुए थे। दूसरी जानब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने ईरान नवाज यमनी हुसी गिरोह के तर्जमान याह्या सरी से मंसूब अकाउंट मुअत्तल कर दिया है। अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि तकरीबन 1,21,500 फॉलोअर्स रखने वाले अकाउंट को किस वजह से बंद किया गया है। अकाउंट खोलने पर एक्स की जानिब से ये पैगाम जाहिर होता है कि अकाउंट को मुअत्तल कर दिया गया है और ऐसे अकाउंट्स मुअत्तल किए जाते हैं जो प्लेटफॉर्म के कवायद की खिलाफवर्जी करते हैं। याह्या सरी से मंसूब ये अकाउंट हुसियों की जानिब से बहरा अहमर में हमलों, सऊदी अरब के खिलाफ कार्रवाइयों और यमनी हुकूमत के खिलाफ अस्करी सरगर्मियों से मुतल्लिक बयानात और मालूमात नशर करने के लिए इस्तेमाल होता रहा है। जनूबी लेबनान में इसराइली फ़ौज की मौजूदगी के हवाले से इसराइली वज़ीर दिफ़ा के बयान पर अमेरिका ने अपने इत्तेहादी इसराइल पर गैर मामूली तनकीद की है। अमेरिकी महकमा ख़ारजा ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि इसराइल अमेरिकी सालिसी में तय पाने वाले मुआहदे की पासदारी करेगा, जिसके तहत जनूबी लेबनान के इलाकों से इसराइली फ़ौज का इनखला ज़रूरी है। वाशिंगटन ने एक बार फिर लेबनान की इलाकाई सालमियत के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत का भी इयादा किया है। याद रहे कि इसराइली वज़ीर दिफ़ा इसराइल कॉट्स ने जनूबी लेबनान के दौरे के दौरान इसराइली फ़ौज की वहाँ मौजूदगी का दिफा करते हुए कहा था कि इसराइली फोर्सेस इलाके में मौजूद तमाम घरों को मिसमार कर रही है। We will clear this area and ensure the security of the northern residents. And under no circumstances are we withdrawing, not in Lebanon, not in Syria, not in Gaza, from the security zones. The lesson of October 7th is that we protect the residents by the IDF being here in these places and protecting them from raids, from fire and from all other things. लेबनान के वज़ीर आज़म नवाफ सलाम ने इसराइल की जानिब से घरों की मुनज़्ज़म मिसमारी को बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफवर्जी करार दिया है। अमरीकी सालिसी में इसराइल और लेबनान के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे के तहत इसराइल को जनूबी लेबनान के मखसूस इलाकों से अपनी फ़ौज वापस बुलाना है, जिसके बाद लेबनानी फ़ौज को वहाँ तैनात किया जाएगा और हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह किया जाएगा। इसी दौरान लेबनान की सरकारी खबर रसा एजेंसी ने खबर दी है कि इसराइली फोर्सेस ने जनूबी लेबनान के कस्बों मजदिल जोन और मंसूरी और उनसे मुल्हिका वादियों में घरों को धमाकों से तबाह करने और नजर आतिश करने की कार्रवाइयाँ की हैं। लेबनानी खबर रसा एजेंसी का कहना है कि गुज़िश्ता रात इसराइली जंगी तैयारों ने मंसूरी पर 2 फ़िज़ाई हमले किए, जबकि सौर शहर से भी धमाकों की इतलात मौसूल हुई हैं। गुज़िश्ता हफ्ते इसराइली फ़ौज ने मंसूरी के रिहायशियों के लिए जबरी इनखला का हुक्म भी जारी किया था। दूसरी जानब इसराइल में अक्टूबर के आखिर में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसके बाइस सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं और इसराइली वज़रा के बयानात और सियासी बयानिए में मज़ीद सख्ती देखने में आ रही है। आलमी इदारा सेहत यानी WHO ने खबरदार किया कि जमहूरिया कांगो में इबोला की मौजूदा वबा अगर इसी रफ्तार से फैलती रही तो ये वायरस की तारीख की मौलिक तरीन वबा बन सकती है। WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस अधानोम गैब्रियस ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा वबा के फैलाव की रफ्तार बरकरार रही तो ये 2014 से 2016 के दौरान मगरबी अफ्रीका में फैलने वाली इबोला वबा से भी ज़्यादा तबाहकुन साबित हो सकती है। इस वबा के नतीजे में 11,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए थे। इस साल कांगो में इबोला की वबा का बाज़ाबिता ऐलान 15 मई को किया गया था। हुकाम के मुताबिक अब तक तकरीबन 4,300 केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि 2,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। WHO का कहना है कि इसकी कोशिश है कि आइंदा 3 माह के दौरान वायरस के फैलाव की रफ्तार को काबू में लाया जाए। ताहम आलमी इदारे ने वाज़ेह किया कि इसका मतलब वायरस का मुकम्मल खात्मा नहीं होगा, बल्कि बीमारी की मुंतकली को महदूद करने में पेशरफ्त तसव्वुर की जाएगी। हुकाम के मुताबिक अगरचे वबा का बाज़ाबिता ऐलान मई में किया गया, लेकिन शवाहिद से मालूम होता है कि वायरस इससे कम अज़ कम 3 माह पहले ही फैलना शुरू हो चुका था। वबा के मरकज़ के करीब वाक़े शहर बुनिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान WHO के अफ्रीका के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद जनाबी ने कहा कि हम वायरस का ताक़ुब कर रहे हैं, लेकिन वायरस हमसे आगे है। उन्होंने ऐसी तहकीक का हवाला दिया जिसके मुताबिक वायरस फरवरी में फैलना शुरू हुआ था और इब्तिदा में इसके कई केसेस को मलेरिया या टाइफाइड समझा गया था, जिसके बाइस बर वक्त तशखीस और रद्द अमल में मुश्किलात पेश आईं।
2026 کی یہ وبا ایبولا وائرس کی نایاب بونڈی بوجیو قسم کے باعث پھیلی ہے۔ یہ وائرس اس سے قبل 2007 اور 2012 میں بھی وباؤں کا سبب بن چکا ہے۔ WHO کے مطابق اس قسم کے ایبولا وائرس کے لیے فی الحال کوئی منظور شدہ ویکسین یا تسلیم شدہ مخصوص دوا دستیاب نہیں، جس کے باعث موجودہ وبا پر قابو پانا مزید مشکل ہو سکتا ہے۔ WHO has recommended inclusion of the vaccine in a phase 3 trial, which we hope to start as soon as possible. We do not know whether this vaccine is efficacious against Bundibugyo disease in humans. The phase 3 trial is the best way to ensure a safe and effective vaccine is available as soon as possible for this and future outbreaks. اور اب دیگر اہم عالمی خبروں پر ایک نظر ڈال رہے ہیں غضنفر حیدر۔ جنوبی روس کے علاقے کراسنوڈ کے گورنر کا کہنا ہے کہ یوکرین نے رات کے وقت سینکڑوں ڈرونز کے ذریعے ایک بڑا حملہ کیا ہے۔ ان کے مطابق اس حملے میں 2 افراد ہلاک ہوئے، جن میں ایک 8 سالہ بچہ بھی شامل ہے۔ روس نے بھی یوکرین کے مختلف علاقوں پر حملے جاری رکھے ہیں، جن میں زاپورزیا اور بندرگاہی شہر اوڈیسا شامل ہے۔ یوکرین نے روس کے زیر قبضہ کرائمیا میں بھی اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ زمبابوے کے حکام کا کہنا ہے کہ کریبیا میں ایک مسافر کشتی الٹنے کے بعد اب تک 15 لاشیں نکال لی گئی ہیں، جبکہ 27 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ حکام کے مطابق 77 افراد کو بحفاظت بچا لیا گیا ہے۔ پولیس نے بتایا ہے کہ کشتی میں گنجائش سے زیادہ مسافر سوار تھے اور اسے ایک طاقتور لہر کے نتیجے میں یہ حادثہ پیش آیا۔ برطانوی ڈرائیور اینڈی گرین نے امریکی ریاست یوٹا کے بنیل سالٹ فلیٹس پر 654 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار حاصل کر کے ہائیڈروجن سے چلنے والی گاڑی کا عالمی ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ رائل ایئر فورس کے 64 سالہ ریٹائرڈ پائلٹ کی یہ رفتار 2 مرتبہ کے سفر کی اوسط کے طور پر ناپی گئی۔ ان کی گاڑی تقریباً 10 میٹر لمبی ہے اور اسے ہائیڈروجن سے چلنے والی 2 طاقتور انجن حرکت دیتے ہیں۔ آسٹریلیا کی وفاقی عدالت کی جانب سے باسمتی چاول کا ٹریڈ مارک حاصل کرنے کی بھارتی اپیل مسترد کیے جانے کے بعد پاکستان نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ پاکستان کی وزارت تجارت کے مطابق عدالت نے آسٹریلوی رجسٹرار کے اس فیصلے کو برقرار رکھا ہے، جس میں بھارت کی باسمتی کے خصوصی حقوق حاصل کرنے کی درخواست مسترد کی گئی تھی۔ پاکستانی وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ فیصلے کی بنیاد اس موقف پر ہے کہ بھارت میں پیدا ہونے والا باسمتی چاول دیگر تاجروں کی جانب سے قانونی طور پر پیدا اور فروخت کیے جانے والے باسمتی چاول سے الگ ثابت نہیں ہوتا۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ باسمتی صرف بھارت تک محدود نہیں بلکہ پاکستان میں بھی تاریخی طور پر کاشت ہوتا ہے، اسی لیے پاکستانی کاشتکاروں اور کاروباری اداروں کو بھی باسمتی نام استعمال کرنے کا حق حاصل ہے۔ وزارت تجارت کے مطابق کسی ایک ملک یا ادارے کو باسمتی کے نام پر ایسا خصوصی حق نہیں دیا جا سکتا جس کے نتیجے میں دوسرے ممالک کے کاشتکاروں اور برآمد کنندگان کو اس نام کے استعمال سے محروم کر دیا جائے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ وہ عالمی منڈیوں میں باسمتی کے نام پر بھارت کی جانب سے خصوصی حقوق حاصل کرنے کی کوششوں کی مخالفت جاری رکھے گا۔ باسمتی کے نام اور اس کی جغرافیائی شناخت پر پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازع نیا نہیں ہے۔ بھارت ماضی میں بھی یورپی یونین میں باسمتی کے لیے جغرافیائی شناخت یعنی GI ٹیگ حاصل کرنے کی کوشش کر چکا ہے۔ 11 ستمبر 2020 کو یورپی یونین کے سرکاری جریدے میں بھارت کی جانب سے باسمتی چاول کے لیے GI ٹیگ کی درخواست سے متعلق اطلاع شائع ہوئی تھی۔ اس درخواست کے بعد پاکستان نے خدشات کا اظہار کیا کہ اگر بھارت کو باسمتی کی خصوصی جغرافیائی شناخت مل گئی تو عالمی منڈی میں بھارتی باسمتی کو اصل قرار دینے کی راہ ہموار ہو سکتی ہے اور پاکستانی برآمد کنندگان کے لیے باسمتی کا نام استعمال مشکل ہو سکتا ہے۔ پاکستانی حکام اور ماہرین کے مطابق اس صورتحال سے پاکستانی باسمتی چاول کی برآمدات متاثر ہونے کا خدشہ تھا۔ چنانچہ پاکستان نے 5 اکتوبر 2020 کو بھارتی دعوے کی مخالفت کا اعلان کیا اور 7 دسمبر 2020 کو یورپی یونین کے سامنے باقاعدہ اعتراض جمع کرا دیا۔ یوں آسٹریلیا میں بھارتی ٹریڈ مارک کی درخواست کا معاملہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کئی سال سے جاری اس وسیع تر تنازع کی ایک نئی کڑی بن گیا ہے کہ آخر باسمتی پر خصوصی حق کس کا ہے اور کیا اسے صرف ایک ملک کی پیداوار قرار دیا جا سکتا ہے یا نہیں۔
भारत के शहर भोपाल में वाक़ ताजुल मसाजिद दुनिया की बड़ी और तारीख़ी मसाजिद में शुमार होती है। इस अजीम मस्जिद की तामीर भोपाल की हुक्मरान शाहजहां बेगम ने शुरू कराई थी, ताहम उनकी वफ़ात के बाद मस्जिद की तामीर रुक गई और ये तकरीबन आधी सदी तक वीरान पड़ी रही। एक वक्त ऐसा भी आया जब मस्जिद के अहाते में घोड़े और गधे बांधे जाते थे और ये जगह जराइम पेशा अफराद का ठिकाना बन गई थी। आज़ादी हिंद के बाद मस्जिद की तामीर का काम दोबारा शुरू हुआ और वक्त के साथ ताजुल मसाजिद न सिर्फ इबादत गाह बल्कि एक अहम मजहबी मरकज़ भी बन गई है। इस तारीखी मस्जिद की तामीर, जवाल और दोबारा आबाद होने की दिलचस्प दास्तान देखिए मिर्ज़ा ए.बी. बेग की इस रिपोर्ट में। नहीं बन सकती, नहीं बन सकती, ताजुल मसाजिद नहीं बन सकती। कहते हैं कि ये एक बरहना दरवेश की सदा थी जो इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद की तामीर के मुतालिक भोपाल की गलियों में गूंजा करती थी। वजह ये थी कि मलके भोपाल शाहजहां बेगम की वफ़ात के बाद इसकी तामीर का काम रुक गया। इसकी तामीर के बारे में जानने के लिए हम भोपाल पहुँचे, जहाँ प्रोफेसर हसन खान ने उसकी तामीर का किस्सा बयान किया। ये ईदगाह थी, पुरानी ईदगाह थी भोपाल की। ये तो शाहजहां बेगम चाहती थी कि यहाँ मुलाजिमीन के क्वार्टर बना दे। उलमा से पूछा, उनका नहीं बिल्कुल जायज़ नहीं है, आप कोई मस्जिद वाला काम कर सकती हैं लेकिन आप क्वार्टर नहीं बना, क्वार्टर कहीं और बनाइए। तो वो मान गई। उन्होंने कहा कि बुरहानपुर में जो मस्जिद है उसके नमूने की बड़ी सी मस्जिद बना दो। तो ये उन्होंने 1887 में इस काम की इब्तिदा की और 1901 में उनका इंतकाल हो गया। इनको कैंसर वगैरह था। तो 50 साल बेयारो मददगार पड़ी रही। ताजुल मसाजिद को फ़ख्र भोपाल समझा जाता है, जो रकबे में अगर लाहौर की बादशाही मस्जिद से छोटी है, लेकिन इसका छत वाला हिस्सा दिल्ली की जामे मस्जिद और बादशाही मस्जिद दोनों से बड़ा है। ताजुल मसाजिद है, उसको कहा जाता है कि ये मस्जिदों का ताज है। तो 1871 और 1887 के बीच में ये काम यहाँ पे शुरू किया गया था। ये भोपाल की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की और पूरे एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद जो है, जिसको माना जाता है। 10 से 15 हज़ार आदमी जो है एक वक्त में यहाँ पे जो है नमाज अदा कर लेता है। और जो अगर इसके पूरे एरिया की हम बात करें तो उसमें 1 लाख से ज़्यादा लोगों की जो है नमाज जो होती है। सबसे बड़ी मस्जिद जो है वो शाही मस्जिद है जो लाहौर में है। उसका सहन जो है 600 बाई 600 है, लेकिन कवर्ड एरिया बहुत छोटा है। तो कवर्ड एरिया के अतबार से ताजुल मसाजिद मेरी राय में दुनिया में सबसे बड़ी मस्जिद है जो पुरानी मस्जिदें बनती थी। इसकी तामीर मुकम्मल करने के लिए अमेरिका से लेकर सऊदी अरब यानी सारी दुनिया से चंदा आया। उन्होंने पूरे शहरों को छांटा जो बड़े बड़े थे, जहाँ उनके ताल्लुकात थे। तो वो सब शहरों में गए, कहीं 2 लाख, कहीं 1.5 लाख, कहीं 1 लाख, कहीं 3 लाख, ऐसा करते 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 और सब जगह ये फरमाएं कि ताजुल मसाजिद जो है वो हाथी है, रोटी से काम नहीं चलेगा, उसको रोट चाहिए। प्रोफेसर हसन के मुताबिक इसकी तामीर अभी भी पूरी तरह से मुकम्मल नहीं और काम जारी है, लेकिन जहां कभी घोड़े बांधे जाते थे और उठाए गिरे अपना डेरा डाले हुए थे, अब वहां फिर से नमाज होने लगी है। और ये गुंबद भी नहीं थे, मीनारे भी नहीं थे। जो नीचे का पत्थर दिख रहा है तो पत्थर वाला पुराना है और सीमेंट वाला नया है। तो जितना पत्थर का बना हुआ है ये शाहजहां बेगम के ज़माने में बन गया था। तो ये 1.5 बन गया था और वो 1 बना था। और ये जीने जो बने हैं मस्जिद के ऊपर जाने के, वो भी नहीं थे उस ज़माने में। तो एक लकड़ी का तख्ता से मीनारे से मिला के लगाया था। बड़ी मुश्किल से लोग मस्जिद के अंदर जाते थे। तो शुरू में तो नमाज़ होती थी जब शाहजहां बेगम हयात थी। उसके बाद जब इन लोगों ने सबने छोड़ दिया तो फिर यहाँ घोड़े गधे बनते थे, सुबह से लाके भैंसें लोग छोड़ देते थे और चरा के रात को ले जाते थे। और भोपाल में एक फ़कीर था जो नंगा फिरता था, कहता था नहीं बन सकती, नहीं बन सकती, ताजुल मसाजिद नहीं बन सकती, क्योंकि 50 साल बहुत होते हैं। ताजुल मसाजिद वो मकाम है जहाँ इंडिया का सबसे बड़ा तबलीगी इज्तिमा मुनक़िद हुआ किया, जो कि पाकिस्तान के रायबेन और बांग्लादेश के ढाके के इज्तिमा के बाद सबसे बड़ा तस्वुर किया जाता है। जहाँ हमारे यहाँ इज्तिमा होता था 1948 से लेकर 2002 तक ताजुल मसाजिद में इज्तिमा को, जो मशहूर इज्तिमा का नाम सुना होगा आपने, भोपाल का इज्तिमा, तो वो इसी मस्जिद में होता था। और फिर 2002 से बाजू में होने लगा एक जगह, क्योंकि जगह कम पड़ने लगी तो बाजू में होने लगा। तर्ज तामीर के लिहाज से उसे आम तौर पर बादशाही मस्जिद और जामे मस्जिद का परतव कहा जाता है, लेकिन भोपाल के इकबाल मसूद का ख्याल मुख्तलिफ है। ताजुल मसाजिद के बारे में एक आम ख्याल ये है कि ये दिल्ली की जामा मस्जिद को सामने रखकर बनाई गई, जो किसी तरह भी मुनासिब है न सही है।
दोनों के तर्ज तामीर में बुनियादी फ़र्क उनके बनाने वालों की जमालियाती ज़ौक़ का है। वो एक मर्द बना रहा है और मुग़ल तर्ज तामीर, ये यहाँ पर एक ख़ातून बना रही हैं और इसमें गोंड तर्ज तामीर शामिल है। गोंड तर्ज तामीर का कहने का मतलब ये है कि भारी भरकम लदाव वाली इमारतें, बड़े दरवाजे और यहाँ के मीनार, हिश्त पहलू, 8 कोनों वाले मीनार। ताज बरतानिया से आज़ादी के बाद मुस्लिम रियासत भोपाल के इंडिया में इंज़माम से रियासत में मजहबी उमूर का शोबा मुतासिर हुआ। ऐसे में भोपाल से ताल्लुक़ रखने वाले और लखनऊ की मारूफ दीनी दरसगाह नदवतुल उलमा के नाज़िम इमरान खान नदवी ने इस वीरान पड़ी मस्जिद को हुकूमत से हासिल किया और फिर उन्होंने इसकी तामीर का बेड़ा उठा लिया। इंडिया की रियासत बिहार में वाक़ महाबोधि मंदिर पूरी दुनिया में बौद्ध मत के मानने वालों के लिए एक मुक़द्दस तरीन मुकाम है। बौद्ध तालीमात के मुताबिक यहीं पर महात्मा बौद्ध ने रूहानी इल्म हासिल किया और यहीं पर बौद्ध मत की बुनियाद रखी गई। लेकिन आजकल बौद्ध मत के मानने वालों का ये मुक़द्दस मुकाम एक तनाज़े की गिरफ्त में आ चुका है। इस मंदिर का इंतज़ाम एक ऐसी कमेटी के हाथ में है जिसमें हिंदुओं की अक्सरियत है। इंडिया में बौद्ध मत के पैरोकार इस मंदिर का इंतज़ामी इख्तियार हिंदुओं से लेकर मुकम्मल तौर पर अपने हाथ में लेना चाहते हैं, मगर दूसरी जानिब महात्मा बौद्ध के महाबोधि मंदिर पर हिंदुओं का भी दावा है और इसी मुतालबे को लेकर इंडिया में बौद्ध मत के हज़ारों पैरोकार पूरे मुल्क में मुजाहरे कर रहे हैं। मज़ीद तफसील शकील अख्तर से। बिहार के गया जिले में वाक़े ये महाबोधि विहार टेम्पल है। ये पूरी दुनिया के करोड़ों बुद्धिस्ट का मुक़द्दस तरीन मुकाम है। यहीं पर महात्मा बुद्ध ने बुद्ध मजहब की बुनियाद रखी थी। लेकिन ये बौद्ध विहार या बुद्ध मंदिर एक तनाज़े की गिरफ्त में है। ये बौद्ध भिक्षु इंडिया की अलग अलग स्टेट से यहाँ जमा हुए हैं, लेकिन ये यहाँ पर प्रेयर के लिए नहीं जमा हुए हैं, ये धरने पर बैठे हुए हैं। इनकी डिमांड है कि जो यहाँ की महाबोधि टेम्पल है, जो होली श्राइन है बुद्धिस्ट कम्युनिटी का, उसका पूरा इंतज़ाम और कंट्रोल बुद्धिस्ट कम्युनिटी के हाथ में दिया जाए। अभी तक इसका इंतज़ाम एक गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमेटी करती रही है। बिहार असेंबली ने 1949 में इस कदीम बौद्ध मंदिर के इंतज़ाम और देखभाल के लिए बौद्ध गया टेम्पल एक्ट नाम से एक कानून मंजूर किया। इसके तहत एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई। इसमें 4 बुद्धिस्ट मेंबर नामजद किए गए। इनके साथ साथ 4 हिंदू मेंबर भी रखे गए। गया जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जो कि हिंदू होना चाहिए, इस कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया। महाबोधि विहार एक वसी अहाते में बना हुआ है। यहाँ चारों तरफ पत्थर के सैकड़ों छोटे बड़े स्तूपा और बुद्धिस्ट अलामतें बनी हुई हैं। जगह जगह पत्थरों में महात्मा बुद्ध की मूर्तियां तराशी हुई हैं। ये बुद्ध की मूर्तियां पत्थरों के नकूश और उसके दरो दीवार पिछले 2500 बरस में अलग अलग बादशाहों ने तामीर कराए हैं। बिहार के कैपिटल पटना से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर गया जिले में वाक़ई ये महाबोधि टेम्पल है। ये बुद्ध मजहब का सबसे अहम मंदिर तस्वूर किया जाता है। अलग अलग वक्त, अलग अलग सदी में इसकी मरम्मत होती रही है। यहाँ बहुत से ऐसे सुतून और मंदिरों के हिस्से बचे हुए हैं जो एम्परर अशोक ने तामीर कराए थे। लेकिन इस मंदिर का सबसे अहम पहलू पीपल का ये दरख्त है। रवायत के मुताबिक गौतम बुद्ध ने इसी पेड़ के नीचे इबादत की थी और उन्हें यहीं पर रूहानी ज्ञान हासिल हुआ था। मौरखीन के मुताबिक 10वीं और 11वीं सदी में शाही सरपरस्ती के खात्मे और इस खित्ते में हिंदुइज्म के दोबारा गलबे के सबब बुद्धिज्म ज़वाल पजीर होता गया। बौद्ध भिक्षु भी यहाँ से चले गए। बहुत दिनों तक ये बौद्ध मंदिर वीरान पड़ा रहा। मौरखीन के मुताबिक एक हिंदू सन्यासी ने 1590 में बौद्ध मंदिर के नज़दीक एक हिंदू मठ बना दिया था, जो आज भी वहाँ मौजूद है। असल बौद्ध मंदिर के सामने कई हिंदू मंदिर बना दिए गए। कुछ मंदिर तो ऐसे हैं जिनमें महात्मा बुद्ध की मूर्ति को हिंदू देवता बताया जाता है।
बौद्ध मंदिर को 19वीं सदी में अंग्रेजों के दौर में बाजियाब किया गया। महाबोधि मंदिर और उसके अतराफ के स्तूपों की मरम्मत की गई। बौद्ध मखतूतात, तारीखी किताबों और शहंशाह अशोक की रॉक एडिक्ट्स के मुताबिक बुद्ध मजहब के सबसे मुकद्दस मुकाम को पूरी तरह बहाल कर दिया गया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ इस बौद्ध मंदिर पर इस इहाते में वाक़े हिंदू मठ के महंतों ने भी दावा किया। ये तनाज़ा बढ़ता गया। इस तनाज़े को हल करने के लिए ही 1949 में बौद्ध गया टेम्पल एक्ट बनाया गया था। इस एक्ट के तहत पूजा के लिए बौद्ध पुजारी के साथ साथ मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से एक बाकायदा हिंदू पुजारी भी मुकर्रर किया गया। असल बुद्ध मंदिर में जहां महात्मा बुद्ध की मूर्ति नस्ब है, उसके ऐन सामने एक टूटे हुए सतून की जगह को अब हिंदू देवता शिव का मुकाम बताया जा रहा है। बुद्ध मजहब के पैरोकारों को डर है कि महात्मा बुद्ध के इस मुकद्दस मुकाम पर हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों का गलबा हो सकता है। सर वहाँ मंदिर पे आप जब जाएंगे तो इतना बड़ा गड्ढा था, उसको रोज चाकू से घिसते हैं और घिसते घिसते कल परसों मैंने देखा इतना बड़ा हो गया। उसमें क्या कहते हैं, शिव है। 18 फुट की 8 फुट की मूर्ति बुद्ध की नहीं दिखाई देती। नहीं, चिंता हमारी नहीं, पूरे हमारे धर्म की, हमारे मतलब जितने बौद्ध हैं उनकी सभी की चिंताएं बढ़ रही। उसको आप कभी भी देखिए, आज इतना बड़ा था, कल हमने उसको देखा इतना बड़ा हो गया। नई नई मूर्ति छोटी छोटी स्थापित किया जाता है। चारों तरफ जो है बुद्ध की मूर्ति हटा के विष्णु की मूर्ति और अन्य देवी देवताओं की मूर्ति वहां लगाई जाती। बौद्ध गया हिंदू मठ के चीफ महंत विवेकानंद गिरी कहते हैं कि बौद्ध मंदिर का मुकम्मल अख्तियार हासिल करने की बौद्धों की तहरीक बेमानी है। वो कहते हैं कि मैनेजमेंट कमेटी में जो हिंदू मेंबर्स हैं वो भी महात्मा बुद्ध के मानने वाले हैं। और रही बात बौद्ध मंदिर के अंदर शिव पूजा की, तो ये पूजा बकौल के महात्मा बुद्ध से पहले से ही चली आ रही है। देखिए, इसमें हमारा कोई संशय का विषय नहीं है कि भगवान बुद्ध की उपासना सम्राट अशोक के समय से हो रही है, पूर्व से हो रही है। इस बात में हम भी सहमत हैं। भगवान बुद्ध की उपासना के साथ साथ भगवान शिव की उपासना भी प्रारंभ समय से ही यहाँ हो रहा है। अगर आप शास्त्रों में देखेंगे तो 5वीं और 6ठी शताब्दी में बहुत सारे ऐसे आपको प्रमाण मिलेंगे। उस प्रमाण के अनुसार उस मंदिर में भगवान शिव की उपासना होती है। जो वर्तमान आप महाबोधि महाविहार का जो परिसर देख रहे हैं, जब बख्तियार खिलजी ने आक्रमण के बाद में उसको ध्वस्त कर दिया गया है और 12वीं शताब्दी के बाद में यहाँ के हिंदू समाज के लोग और बोध गया मठ के महंत जी के द्वारा जब उसका देख रेख किया जाने लगा है, तो समान रूप से भगवान बुद्ध की उपासना और भगवान शिव की उपासना वहां समानांतर रूप से होता है। और इस विषय में किसी भी प्रकार का कोई विवाद या मतभेद नहीं है। भंते प्रज्ञाशील बौद्ध मंदिर के 8 बरस तक चीफ बौद्ध भिक्षु रहे हैं। वो 3 बरस तक मैनेजमेंट कमेटी के सेक्रेटरी भी थे। वो कहते हैं कि ये पूरी दुनिया के बौद्धों की विरासत है। इसका इंतजामी अख्तियार बौद्धों के हाथ में ना होना बुद्ध मजहब के साथ नाइंसाफी है। बुद्धिस्ट हो नहीं हो, कोई भी हो, अंधा हो, वो भी बोलेगा बुद्धिस्ट का स्थान है। हम केवल चाहते हैं कि इसका मैनेजमेंट जो है वो बुद्धिस्ट के हाथ में हो। जो भी ईमानदार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होगा तो उसको संविधान के अनुसार न्याय करना पड़ेगा। जिसकी चीज़ है उसको देनी पड़ेगी। आज दे, कल दे, परसों दे, लेकिन देना पड़ेगा। ये तो बेईमानी नहीं चलेगी। इसके बारे में हुकूमत का क्या कहना है, ये जानने के लिए मैंने माइनॉरिटी अफेयर्स और कल्चर के वजीर मोहम्मद जमा खान से बात की। कि धरना प्रदर्शन अपनी जगह है, लेकिन आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन मैं उनसे बात करने को तैयार हूँ। क्योंकि मैं मेरे जो भी डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट से संबंधित जो भी उनका काम होगा कभी रुकेगा नहीं। हमसे अगर बड़ा होगा या हमसे लगता है मुझसे नहीं होने वाला होगा, अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है उनसे हम बात करा दें, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बुद्धिस्ट तहरीक के एक रहनुमा करुणाकरण बौद्ध कहते हैं कि माजी में हुकूमत से कई बार बात की गई, लेकिन अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। बात हुई है, कितना बार रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, बिहार सरकार को दिया गया है, मुख्यमंत्री को भी दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दिया गया है, माइनॉरिटी कमीशन के साथ मीटिंग भी हुई है। तो वो सब आश्वासन देते गए, लेकिन फाइनली अभी तक नहीं हुआ। जब तक मुक्ति नहीं मिलती है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। अनिश्चितकालीन है, इसीलिए अनिश्चित नाम दिया गया। इस महाबोधि टेम्पल का पूरा इंतजामी अख्तियार बुद्धिस्ट बिरादरी के हाथ में नहीं है। इसका मुकम्मल अख्तियार हासिल करने के लिए इंडिया की कई बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले 1.5 बरस से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन नाम की एक तहरीक चला रखी है। क्योंकि हमारी धम्म यही सिखाती है।
बहुत तंजीमों ने दिल्ली और पटना में एहतजाजी धरने की कॉल दी है। बोधि विहार मैनेजमेंट कमेटी में बौद्धों की नुमाइंदगी के सवाल पर इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी जेर समाअत है। इस एहतजाज की क़यादत ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के सरबराह डॉक्टर आकाश लामा कर रहे हैं। तो सरकार से हम अनुरोध कर रहे हैं एक परमानेंट सॉल्यूशन कराएं, so that after 10 years, 20 years again one lama will there वो इसके बारे में एजुटेशन करे, एक परमानेंट सॉल्यूशन हो। और कोर्ट से भी हम लोग उम्मीद लगाए रखे हैं कि कोर्ट विल सुप्रीम कोर्ट इसमें हमको संज्ञान में लेगी और बौद्धों को न्याय देगी। बुद्धिस्ट कम्युनिटी इंडिया की एक छोटी माइनॉरिटी है। उसकी आबादी तकरीबन 90 लाख है, जो मुल्क की मजमूई आबादी का 1% से भी कम है। गुजरे हुए सालों में बुद्धिस्ट कम्युनिटी अपने मजहबी वर्से, अपनी सकाफत, अपनी मजहबी शनाख्त के बारे में काफ़ी बेदार हुई है। महाबोधि टेम्पल की ये तहरीक उसी मजहबी शनाख्त के असर्शन का इजहार है। ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल की सनत में चीन पहले ही एक इनकलाबी तब्दीली ला चुका है, मगर अब वो खुदकार यानी ऑटोनोमस ड्राइविंग के शोबे में भी अपनी सबकत साबित करना चाहता है। चीनी कंपनियां तेज़ी से बैरून मुल्क अपने कारोबार को वुसअत दे रही हैं और वो वैमो जैसी हरीफ कंपनियों को भी चैलेंज कर रही हैं। ताहम सवाल ये है कि क्या वो तहफ़्फ़ुज़, कवायद और ज़वाबित और अवामी एतमाद से मुतल्लक़ ख़दशात को दूर कर सकेंगी। चीन ने हाल ही में ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम्स के लिए लाजमी कौमी हिफाजती मयार भी मुतारिफ कराया है, जो 1 जुलाई 2027 से नाफिज होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो तहफ़्फ़ुज़, कवायद और ज़वाबित और अवामी एतमाद से मुतल्लिक़ ख़दशात को दूर कर सकेंगे। बीजिंग से सुरंजना तिवारी की रिपोर्ट, किरण फातिमा की ज़बानी। बीजिंग के बाज़ इलाकों में इनका सड़क पर दौड़ते नजर आना अब आम सी बात है। देखने में तो ये आम कारों या टैक्सियों जैसी हैं, लेकिन हकीकत में ये मुकम्मल तौर पर ड्राइवरलेस गाड़ियाँ हैं। खुदकार यानी ऑटोनोमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी की आजमाइश के लिए चीन तेज़ी से दुनिया का सबसे बड़ा आजमाइशी मरकज़ बन रहा है। मैं इस वक्त बीजिंग के कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट में हूँ और वी राइड टैक्सी बुक करने वाली हूँ। ये चीन की रोबो टैक्सी कंपनियों में से एक है। It's coming. We've been driving around. सफ़र करते हमें कुछ वक्त हो गया है। मैं पहली बार ड्राइवरलेस कार में बैठी हूँ। ड्राइवर की सीट खाली है, स्टीयरिंग खुद से हरकत कर रहा है और गाड़ी पुरएतमादी से ड्राइविंग से मुतालिक फैसले कर रही है। सबसे नुमायां बात यह है कि कभी-कभी इसकी रफ्तार तेज़ हो जाती है। फिलहाल ये रोबो टैक्सियां चीन के उन शहरों में चल रही हैं जहां बड़ी एहतियात से इलाकों की नक्शाबंदी की गई है और मखसूस रास्तों की मंजूरी दी गई है। इस शोबे का इसरार है कि ऑटोनोमस ड्राइविंग का मकसद महज सहूलत नहीं बल्कि तहफ़्फ़ुज़ भी है। सड़कों पर होने वाले बहुत से हादसात की वजह इंसानी गलतियां होती हैं, जैसा कि नशे या गुस्से की हालत में ड्राइविंग। इसलिए ऑटोनोमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। ये इन समाजी मसाइल के हल में मदद दे सकती है। चीन की ऑटोनोमस ड्राइविंग कंपनियां उसी निज़ाम का फ़ायदा उठा रही हैं जिसने मुल्क को दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मंडी बनाने में मदद दी है। यही वजह है कि रडार और लाइडार जैसे आलात दूसरे मुल्कों के मुकाबले में यहाँ कहीं ज़्यादा सस्ते हैं। क्यूक्राफ्ट ऑटोनोमस ड्राइविंग सॉफ्टवेयर बनाती है और दुनिया भर में कारसाज कंपनियों को फराहम करती है। टेक्नोलॉजी के एतबार से इम्कानात बहुत रोशन हैं। मेरा ख्याल है कि अगले 5 या 7 ज़्यादा से ज़्यादा 10 बरसों में यह हर शख्स की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगी। रोबो टैक्सियों का ये रुझान सिर्फ चीन में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नज़र आ रहा है। अमेरिका में वेमो के पास गाड़ियों का अपना बेड़ा है, लेकिन बैरून मुल्क चीनी कंपनियां अलग तरह से काम कर रही हैं। ये ऊबर और लिफ्ट जैसी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करके उनके पहले से मौजूद लाखों सार्फिन तक रसाई हासिल कर रही हैं। दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट हुकाम इस सहूलत को जल्द से जल्द आवाम तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इस सफ़र में रुकावटें भी आईं। ये इस साल के शुरू में चीन के शहर वुहान का मंजर है। बाइड्यू की 100 से ज़्यादा रोबो टैक्सियाँ अचानक रुक गईं। कुछ मुसाफिरों ने दरवाजे ना खुलने की वजह से गाड़ियों के अंदर फंसे रहने की शिकायत की। पुलिस के मुताबिक ये सिस्टम में ख़राबी की वजह से हुआ। बाइड्यू ने कई हफ्तों के लिए अपनी सर्विस मुअत्तल कर दी, लेकिन कंपनी का कहना है कि रवा साल के आखिर तक बरतानिया में ड्राइवरलेस गाड़ियाँ मुतारिफ कराने का इसका मंसूबा वक्त पर मुकम्मल होगा।
حفاظتی ضوابط اور اس بارے میں کہ آیا لوگ کنٹرول مشینوں کو دینے کے لیے تیار ہیں، اب بھی بڑے خدشات موجود ہیں۔ لیکن ای وی صنعت میں عالمی سطح پر انقلاب برپا کرنے کے بعد چین اب آٹونومس ڈرائیونگ کے ذریعے ٹرانسپورٹ کے شعبے میں اگلا بڑا انقلاب لانے کے لیے پرعزم ہے۔ 97 برس کی بیٹی برومچ نے اپنا عالمی ریکارڈ توڑتے ہوئے ونگ واک مکمل کرنے والی دنیا کی معمر ترین شخصیت کا اعزاز دوبارہ حاصل کر لیا ہے۔ بیٹی برومچ نے ایک دہائی قبل ایسے خطرناک کرتب انجام دے کر خیراتی فنڈز جمع کرنا شروع کیے تھے۔ ان کی حالیہ کوشش کا مقصد اس طبی عملے کے لیے رقم جمع کرنا تھا جنہوں نے فالج کے بعد صحت یابی میں ان کی مدد کی۔ سٹیو نبس کی رپورٹ، جاوید سومرو کی زبانی۔ بیٹی پھر واپس آ گئی ہے۔ 97 برس کی عمر میں بھی وہ ایک بار پھر فضاؤں کا رخ کر رہی ہیں۔ مجھے زندگی ورنہ بور لگنے لگتی ہے۔ جب آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہاں نہیں جا سکتے، یہ نہیں کر سکتے، اور کبھی کبھی مجھے جھنجھلاہٹ ہونے لگتی ہے۔ فضاؤں میں بیٹی خود کو اپنے پسندیدہ ماحول میں محسوس کرتی ہیں، جبکہ زمین پر چیلٹن ہیم میں واقع ان کے ریٹائرمنٹ ولیج کے دوست بے چینی سے انہیں دیکھ رہے ہیں۔ بیٹی نے یہ سب کچھ 10 سال پہلے 87 برس کی عمر میں شروع کیا تھا۔ اس کے بعد وہ چیلٹن ہیم میں ایک ٹاور سے رسی کے ذریعے نیچے اتری اور سنوڈونیا میں زپ لائن کا تجربہ بھی کیا، اور یہ سب کچھ چیلٹن ہیم کے اسٹروک یونٹ کے لیے فنڈز جمع کرنے کی غرض سے کیا گیا۔ گزشتہ سال فالج کا شکار ہونے کے بعد اسی یونٹ نے بیٹی کی مدد کی تھی۔ وہ میرے ساتھ بہت مہربان تھے اور فوراً ہی مجھے بہترین علاج ملا۔ فالج کا اثر میری گفتگو پر پڑا ہے۔ کبھی میں کوئی لفظ کہنا چاہتی ہوں لیکن وہ فوراً زبان پر نہیں آتا، لیکن باقی سب کچھ ٹھیک ہے۔ کم از کم آج کے دن ایک 97 سالہ خاتون کے حساب سے تو میں کافی فٹ ہوں۔ اسٹروک یونٹ کے عملے نے انہیں نیک تمناؤں کا پیغام بھیجا۔ یہ واقعی حیرت انگیز ہے کہ وہ ہمارے لیے یہ سب کر رہی ہیں۔ ہم ان کے بے حد شکر گزار ہیں۔ ونگ واک جیسے ضرورت مندانہ اور غیر معمولی چیلنج کو قبول کر کے ہمارے اسٹروک سروسز کی حمایت کرنا واقعی قابل تحسین ہے۔ یہ ناقابل یقین ہے۔ واپس زمین پر اترنے کے بعد بیٹی نے اس کامیابی کو بڑی سادگی سے قبول کیا۔ دنیا کی معمر ترین خاتون ونگ واکر بن گئی ہیں۔ میں بچوں کی تربیت یافتہ نرس تھی اور برسٹل میں ڈاکٹر برنارڈو کے ہوم میں کام کرتی تھی۔ میرے بستر کے اوپر ایک جملہ لکھا تھا، ہم اس دنیا میں صرف ایک بار گزرتے ہیں، جو بھلائی ہم کر سکتے ہیں، جو مہربانی ہم دکھا سکتے ہیں، وہ ابھی کر لینی چاہیے، اس کیونکہ آپ دوبارہ اس راستے سے نہیں گزریں گے۔ اور اب بیٹی نے وعدہ کیا ہے کہ 2.5 برس بعد جب وہ 100 برس کی ہو جائیں گی تو ایک بار پھر آسمان کی بلندیوں کا رخ کریں گی، تاکہ ایک شاندار 7 سالہ خاتون کے طور پر فضاؤں میں نئی تاریخ رقم کر سکیں۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیر بین بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے حال ہی میں جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کے لیے افغان طالبان حکام کی حمایت جاری ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان پر TTP کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان میں TTP کے حملوں میں اضافے کے رد عمل میں دونوں ملکوں یعنی افغانستان اور پاکستان کے درمیان فوجی جھڑپیں بھی ہوتی رہی ہیں۔ یہ رپورٹ ایک ایسے وقت میں جاری کی گئی ہے جب 15 اگست کو افغانستان پر طالبان کے قبضے کے 5 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے امریکہ کو محتاط رہنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ جعلی خبروں سے بھی زیادہ بری چیز جعلی انٹیلیجنس معلومات ہے۔ گزشتہ روز سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کے پاس صرف جعلی خبریں اور 300% مہنگائی ہے۔ بظاہر امریکی صدر کو جواب دیتے ہوئے عباس اراغچی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ امریکہ طویل عرصے سے انٹیلیجنس کی ناکامیوں
कहानियों के बाइस गलत अंदाजे लगाता रहा है। इसकी एक वाज़ेह मिसाल ईरान के खिलाफ जंग है। अब आबनाए हुर्मुज के मामले में भी अंदाजों की इससे भी बड़ी गलती की जा रही है। जबकि ईरान की बसीज फोर्स के नए सरबराह हुसैन ताइब ने दावा किया है कि आबनाए हुर्मुज ईरान की निगरानी और कंट्रोल में है और मुल्क मुकम्मल अमन व अमान के साथ अपने रास्ते पर गामजन है। ईरान के रहबर आला मुज्तबा खामनाई ने हाल ही में हुसैन ताइब को बसीज फोर्स का सरबराह मुकर्रर किया है। दुनिया की 12वीं सबसे बुलंद चोटी ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदे की जद में आकर हलाक होने वाले कोपहमा सुहेल सखी की लाश भी 2 हफ्ते बाद तलाश कर ली गई है। बर्फानी तोदा गिरने का वाक़या 30 जुलाई को पेश आया था और सुहेल सखी और मारूफ नेपाली कोपहमा निर्मल पुरजा समेत 10 कोपहमा इसका निशाना बने थे। इस हादसे के बाद 3 दिन तक जारी रहने वाली कार्रवाई में 7 कोपहमाओं की लाशें और 1 की बाकियात बरामद कर ली गई थी। तहम सुहेल सखी और एक नेपाली कोपहमा की लाश तलाश नहीं की जा सकी थी।